तो सब लोगों को पता ही होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से इंडियन नेवी के लिए राफेल एमई एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर अनुमति देने के बावजूद राफेल एमई एयरक्राफ्ट का जो डील है ये इतना जल्दी होने वाला नहीं है, बल्कि इलेक्शन के बाद ही इस डील के ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है। तो वहीं पे दोस्तों अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इलेक्शन शायद और एक बड़े डील के ऊपर भी इफेक्ट डाल रहा है। हालांकि दोस्तों ये अब तक डील का शक्ल तो नहीं लिया है, लेकिन ये लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ एक ऐसा टेंडर है जिसका आवश्यकता इंडियन एयरफोर्स को काफी अधिक है। और रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले एक कंपनी के तरफ से इलेक्शन के रिजल्ट का इंतजार किया जाएगा और इसके बाद ही अपने जो बीडिंग है उसका खुलासा किया जाएगा। बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पे MRFA टेंडर या फिर कहे तो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर का जिक्र कर रहा हूँ। और इस टेंडर में जिस कंपनी के तरफ से इलेक्शन का इंतजार किया जाएगा वो कंपनी असल में स्वीडन का साफ ग्रुप है। आप लोगों को पता ही होगा कि स्वीडन के साफ ग्रुप के तरफ से ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के सामने 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के अंतर्गत अपने JS-39 ग्राइपिन ई एयरक्राफ्ट का प्रस्ताव रखा जा चुका है। और साफ ग्रुप वो पहला कंपनी है जो कि भारत के सामने 100% FDI के अंतर्गत इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने को लेकर भी अपना प्रस्ताव रखा है। दोस्तों स्वीडन के साफ ग्रुप के तरफ से इंडिया के MRFA टेंडर मतलब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में काफी स्ट्रांगली पार्टिसिपेट तो किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी भारत के सामने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कई सारे ऑफर रखने के बावजूद भारत के जो जनरल इलेक्शन है उसके रिजल्ट का इंतजार में है। और इस रिजल्ट के बाद ही कंपनी की तरफ से शायद और भी कुछ बड़ा ऑफर भारत के सामने रखा जाए। बेसिकली दोस्तों ये जो जनरल इलेक्शन है ये लोकसभा इलेक्शन है जो कि गर्मियों में होगा और उसके बाद ही एक नए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा। हालांकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और साफ ग्रुप के तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो नया गवर्नमेंट फॉर्म होगा उनके द्वारा सबसे पहले डिसीजनों में से इंडियन एयरफोर्स के MRFA टेंडर के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जाएगा, जिसका इंतजार इंडियन एयरफोर्स के तरफ से लंबे समय से किया जा रहा है। और दोस्तों ये जो टेंडर है ये इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन को भी आगे बढ़ाया जाएगा। आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि साफ ग्रुप ये भी उपेक्षा कर रहा है कि उनके तरफ से जो ऑफर रखा गया और जिस तरीके से एयरक्राफ्टों को लोकली डेवलप करने को लेकर बातों को रखा गया और साथ ही साथ एयरक्राफ्टों के जो एडवांस कैपेबिलिटी है उसे देखते हुए कंपनी को ये महसूस हो रहा है कि इस टेंडर में साफ ग्रुप के जो एयरक्राफ्ट है वो बेहतरीन पार्टिसिपेशन करेगा और एक तरीके से इन एयरक्राफ्टों को चुने जाने का संभावनाएं भी काफी अधिक है। इवन दोस्तों स्वीडन के साफ ग्रुप के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से तो अपने बयान में ये भी बताया गया है कि उनके जो ग्राइपिन एयरक्राफ्ट है वो असल में इंडियन एयरफोर्स के सभी तरीके के आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत के भी सभी शर्तों को पूरा करने के लिए साफ ग्रुप तैयार है। साफ ग्रुप की तरफ से अपने इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में केवल मात्र एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने के लिए ही हामी नहीं बढ़ा गया है, बल्कि इन एयरक्राफ्टों के क्रिटिकल टेक्नोलॉजी तक को भारत के पार्टनर को देने का बातों को रखा गया है। और दोस्तों कंपनी का ये भी कहना है कि इससे भारत के डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगा और साथ ही साथ अन्य देशों के ऊपर भारत को जो हथियारों को लेकर डिपेंडेंसी है वो घटेगा। पर कंपनी 100% FDI का भी जिक्र कर चुका है, जिससे कि किसी पार्टनर के अलावा ही कंपनी संपूर्ण रूप से भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकता है। पर यहाँ पे दोस्तों साफ ग्रुप के सामने कई तरीके का चैलेंजेस है, खास करके ये जो चैलेंज है ये अन्य देशों की तरफ से रखा गया ऑफर है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इंडियन एयरफोर्स के सामने 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत करीबन 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर हो चुका है, जिनमें अमेरिका की तरफ से सबसे अधिक मतलब 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है। और दोस्तों इन 3 एयरक्राफ्टों में से 2 तो बोइंग कंपनी के द्वारा निर्माण किया हुआ एयरक्राफ्ट मतलब हैवी वेट कैटेगरी के 2 इंजन वाले F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट और मीडियम वेट कैटेगरी के 2 इंजन वाले FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट, जबकि इसके अलावा बोइंग कंपनी के साथ साथ लॉकहीड मार्टिन के द्वारा भी अपने सिंगल इंजन मीडियम वेट कैटेगरी के F-16 एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जन मतलब F-21 एयरक्राफ्टों का भी ऑफर रखा गया है। जबकि अमेरिका के बाद रशिया की तरफ से 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है, जिनमें एक है मीडियम वेट कैटेगरी के 2 इंजन वाले सुखोई Su-35 और दूसरा है हैवी वेट कैटेगरी के 2 इंजन वाले सुखोई Su-35। जबकि इसके अलावा यूरोप के भी 2 अलग अलग एयरक्राफ्टों का ऑफर हो चुका है, जिनमें 2 इंजन वाले मीडियम वेट कैटेगरी के राफेल जैसे एयरक्राफ्ट और 2 इंजन वाले मीडियम वेट कैटेगरी के ही यूरोफाइटर जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है। हालांकि आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि राफेल को ही फिलहाल सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट खरीदा जा चुका है और इंडियन नेवी भी राफेल को ही खरीदने जा रहा है। ऐसे में साफ ग्रुप के द्वारा भारत के टेंडर जीतना जहां पे काफी क्रिटिकल होगा, तो वहीं पे कंपनी की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को लेकर ये जो खबर रखा गया है ये भी काफी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि इससे एक तरफ तो ये साफ हो गया है कि इस साल के अंत से पहले इस एयरक्राफ्ट के टेंडर को लेकर कई सारे महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जाएगा
गया, जबकि दूसरा चीज ये भी साफ हो गया है कि भारत में डिफेंस डील पॉलिटिक्स से काफी अधिक इन्फ्लुएंस भी रहता है। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के ताकत को मजबूत करने के लिए जहां पे MRFA टेंडर के अंतर्गत तेज रफ्तार में आगे बढ़ा जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन आर्मी के टैंकों के ताकत को बढ़ाने के लिए और टैंकों के मामले में आर्मी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी DRDO के तरफ से एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ये जो बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इसके लिए भारत को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहा हूँ असल में डेट्रन 1500 इंजन है, जो बेसिकली इंडियन आर्मी के अर्जुन टैंकों के लिए डेवलप किया जा रहा है। अब दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में टैंकों के इंजनों के सप्लाई को लेकर जर्मनी के कंपनी MTU के तरफ से किस तरीके का रवैया अपनाया गया, जिसके बाद भारत के टैंकों के जो प्रोजेक्ट है वो काफी हद तक डिले हुआ और इस तरीके का मुश्किलों का सामना भविष्य में इंडियन आर्मी को करना ना पड़े, इसके लिए अभी से ही DRDO के तरफ से अपने खुद के स्वदेशी इंजनों के डेवलपमेंट के प्रयास को शुरू कर दिया गया है। हालांकि इस प्रयास में सफलता के लिए भारत को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे जो DRDO के डेट्रन 1500 इंजन का जिक्र किया जा रहा है, ये असल में एक 1500 हॉर्स पावर वाला ऐसा इंजन है जो कि काफी ताकतवर और काफी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वाला इंजन होने वाला है। और दोस्तों इन इंजनों को अगर देखा जाए तो ये फिलहाल जो अर्जुन मार्क 1 में MTU MB 838 KA501 V10 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके मुकाबले में करीबन 100 हॉर्स पावर अधिक होगा। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि करंटली 1400 हॉर्स पावर की इंजनों से ही इंडियन आर्मी अपना काम चला रहा है, पर 100 हॉर्स पावर और बढ़ने पे इंजनों के ताकत में ही वृद्धि नहीं होगा, बल्कि टैंक के मैन्यूवरेबिलिटी, मूवमेंट, इवन रफ्तार में भी बढ़ोतरी होगा। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इन इंजनों के डेवलपमेंट में जहां पे DRDO के तरफ से काफी बढ़ चढ़ के काम किया जा रहा है, तो वहीं पे इंजनों का डेवलपमेंट ही इसके चुनौती का आखिरी निवारण नहीं है, बल्कि इसके बाद भी कई तरीके के चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें सबसे पहला चुनौती है नॉन प्लग एंड प्ले सिचुएशन। अब आप लोगों को बता दूं कि फिलहाल अर्जुन टैंकों में जो MTU के इंजनों का उपयोग किया जा रहा है वो असल में U शेप डिजाइन है, जबकि डेट्रन इंजन के डिजाइन के कारण इसे आसानी से अर्जुन टैंकों में फिट नहीं किया जा सकेगा और इसके लिए टैंक के लेआउट में थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके लिए कम से कम 2 साल का समय लगेगा और उसके बाद फिर इसे टेस्ट किया जाना है और टेस्ट के बाद वैलिडेशन के ही बाद इन इंजनों का उपयोग इन टैंकों में हो सकेगा। जबकि दोस्तों दूसरा चीज है फेज इंटीग्रेशन। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं साल 2023 में ही इन इंजनों के टेस्टिंग शुरू कर दिया गया है, तो वहीं पे दोस्तों इन इंजनों को जब टैंकों में लगाया जाएगा तो उसके लिए एक बार में सभी इंजनों को नहीं लगाया जाएगा, बल्कि फेज बाय फेज इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। हालांकि आशा किया जा रहा है कि सबसे पहले इन इंजनों का उपयोग अर्जुन मार्क 1A टैंकों में ही किया जाएगा, लेकिन उसके लिए भी अर्जुन मार्क 1A टैंकों में कई सारे बदलाव का आवश्यकता पड़ेगा। और दोस्तों अर्जुन मार्क 1 के मामले में तो इसे फेज बाय फेज तरीके से ही करना पड़ेगा और सबसे बड़ा चैलेंज है इन इंजनों का उपयोग T90 जैसे टैंकों में करना। फिलहाल दोस्तों T90 टैंकों को अगर देखा जाए तो इसमें 1000 हॉर्स पावर से लेके 1200 हॉर्स पावर के रशियन इंजनों का उपयोग हो रहा है, लेकिन भारत चाहता है कि इसमें भारतीय इंजनों का उपयोग किया जाए। और दोस्तों अर्जुन टैंकों में इसे इंटीग्रेट करना शायद थोड़ा आसान हो, लेकिन T90 जैसे टैंकों में इसे इंटीग्रेट करना सबसे अधिक चैलेंजिंग होगा, क्योंकि T90 टैंकों का आकार भी छोटा है और ये संपूर्ण रूप से अलग तरीके का टैंक है और विदेशी टैंक होने के कारण इन टैंकों को मॉडिफाई करने के लिए भारत को अनुमति का जरूरत होगा। पर भारत चाहता है कि साल 2027-28 तक एटलीस्ट इन टैंकों में भारत अपने इंजनों का उपयोग शुरू कर दे। पर दोस्तों डेट्रन जैसे इंजनों के डेवलपमेंट भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इससे अब टैंकों के इंजनों को लेकर भारत को MTU जैसे कंपनी या फिर कहते तो जर्मनी जैसे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि इस तरीके के देश कैसे अपने डिफेंस इक्विपमेंटों को लेकर अलग अलग देशों को ब्लैकमेल करता है और जरूरत के समय पे पीछे हट के धोखा देता है। और दोस्तों टैंकों के मामले में भारत लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है, लेकिन अब खाली इंजनों को मामले में ही आत्मनिर्भर होना बाकी था, जो कि डेट्रन 1500 इंजनों के डेवलपमेंट के बाद एक तरीके से भारत अब संपूर्ण हो चुका है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये नए इंजनों का डेवलपमेंट जर्मनी जैसे देशों के लिए कितना बड़ा झटका होगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।